अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का आगाज किया जा रहा है, जिसमें हम पीएसटी और सीटी को स्पेशली टारगेट करेंगे क्योंकि इनका टेस्ट जल्दी होने की तवक्को नहीं है। तो अभी हमारे पास 1 महीना है, तो 1 महीने में हम उसे कंप्लीट करेंगे। सेशन के साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज भी तैयार की जा रही है। तो ये हमारे पास क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि पैटर्न्स क्या होते हैं और अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे हम चलते हैं नंबर पैटर्न्स पे, क्या कि नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं। नंबर पैटर्न्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स शुरू में लिख देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। ये सारे नंबर है और ये एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि सब में एक एक ऐड करते जाए तो अगला नंबर बन रहा है। अच्छा, मैं लिखता हूं 2 5 8 11 14 और 17। यहां पर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। 2 से 5 बनाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 5 से 8 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, 8 में 3 जमा करेंगे 11 बन जाएगा, 11 में 3 जमा करेंगे 14 और 14 में 3 जमा करेंगे 17। कहने की बात यह है कि नंबर पैटर्न्स हमारे पास वो सारे नंबर्स होते हैं जो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। ऊपर वाली सीरीज में सबके अंदर 1 ऐड हो रहा है, नीचे वाली सीरीज में सबके अंदर 3 ऐड हो रहा है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है इसे हम नंबर पैटर्न कहते हैं। जिस तरह यहां पे है 2 5 8 11, तो ये आपके पास 3 जमा हो रहे हैं। तो अगर आपने अगले नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 17 और 3 20। तो नंबर पैटर्न्स में से क्वेश्चन अमूमी तौर पर पेपर में आ जाया करता है। ये बड़ा फेमस टाइप है क्वेश्चंस की। ये आपके आर्मी के टेस्ट में भी आती है और यहां पर भी आती है। तो नंबर पैटर्न्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। हर एक नंबर को हम एक टर्म कहेंगे। तो जितने हमें नंबर्स पता होंगे वो हमारी नॉन टर्म्स हैं, जिन्हें हमने मालूम करना है वो हमारी अननोन टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है टर्म टू टर्म रूल का, कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ टर्म्स पता हो तो कुछ टर्म्स हम नहीं मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 17 23 29, तो यहां पर क्या आना है ये हमने फाइंड आउट करना है। आप देखिए 11 और 17 में क्या रिलेशन है। 11 में 6 ऐड करें तो 17 बनता है। 17 और 23 में क्या रिलेशन है, 6 ऐड करें तो 23 बनता है। इसका मतलब पैटर्न तो आ रहा है। 23 में 6 ऐड करें 29 बनता है। तो आगे 29 में 6 ऐड करेंगे 35, 35 में 6 ऐड करेंगे 41 और 41 में 6 ऐड करेंगे तो 47। तो इस तरीके से जो हमारे नंबर पैटर्न्स हैं वो काम करते हैं कि उसमें चीजें किसी खास सीक्वेंस से, किसी खास तरतीब से होती हैं। यहां पर आप देखें 5 15 25 35 45। आप देखें 5 और 15 का क्या रिलेशन है। एक तो 5 में आप 3 को मल्टीप्लाई करो तब भी 15 बनता है, और अगर 5 में 10 ऐड करो तब भी 15 बनता है। अच्छा, 15 और 25 में क्या रिलेशन है। 15 में 10 ऐड करो तो 25 बनता है, 25 में 10 ऐड करो 35 बनता है। यानी कि जहां पे पैटर्न कोई मल्टीप्लाई वाला नहीं है, सिंपल सा ही है कि 10 से आपने ऐड करते जाना है। तो इस हिसाब से 45 के बाद क्या आएगा 55। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 8। इसके बाद क्या आना चाहिए, 2 में 2 ऐड करें 4 आता है, 4 में 2 ऐड करें 6 आना चाहिए था। इसका मतलब ये एडिशन वाला नहीं है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न है। तो 8 में 2 मल्टीप्लाई करें 16, 16 में 2 मल्टीप्लाई करें 32, 32 में 2 मल्टीप्लाई करें 64। तो इस तरह ये पैटर्न काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी पैटर्न्स का थोड़ा सा एडवांस तरीके का पोजीशन टू टर्म रूल। ये नंबर पैटर्न्स की थोड़ी एडवांस टाइप है। इसमें आपने पैटर्न को पहले स्टडी कर लेना है। जब आपको पैटर्न पता चल जाए तो उसके बाद आप पोजीशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। पहली एग्जांपल है कि फाइंड द पोजीशन टू टर्म रूल टू फाइंड 18th टर्म ऑफ द पैटर्न। अब ये पहले तो पैटर्न को स्टडी करें। पैटर्न है 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये है कि आप हर दफा 1 ऐड कर रहे हो इसमें। तो पहली पोजीशन पे 6 लिखा हुआ है, अगली पोजीशन पे 7 लिखा है, उससे अगली पोजीशन पे 8 लिखा हुआ है। तो पहली पोजीशन आपकी क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास 5 + 1। अगली पोजीशन आ रही है 5 + 2, उससे अगली 5 + 3। तो अगर मैं 18th पोजीशन को डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहूंगा तो वो होगी 5 + 18 यानी कि 23।
पोजीशन टू टर्म रूल हमें यह सहूलत देता है कि अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि इसी पैटर्न को फॉलो करके बताएं 25वां नंबर कौन सा है, या 40वां या 150वां नंबर कौन सा है, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो तरीकेकार यही है कि पहले तो आप पैटर्न देखो। पैटर्न ये है कि हर दफा एक ऐड हो रहा है। जो नंबर सबसे पहले लिखा है उसे आप फर्स्ट पोजीशन पे कह दें, अगले को सेकंड पे, उससे अगले को थर्ड पे, उससे अगले को फोर्थ, फिर उससे अगले को फिफ्थ, उससे अगले को सिक्स। तो हमारे पास 6 नंबर थे, हमने उनको 6 पोजीशनें दे दी। अब हर एक में क्या हो रहा है, नंबर ऐड हो रहा है। पहले ही फर्स्ट पोजीशन वाले में 5 ऐड हो रहा है, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 5। तो ये 1 + 5 6 है, 2 + 5 7 है, 3 + 5 8 है, 4 + 5 9 है। तो आप इस तरीके से पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, मजीद कोई एक आध और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। यहां पे है 7 14 21 28 35 42। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हर दफा 7 ऐड इसमें हो रहा है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। हर दफा 7 नंबर ऐड हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हर दफा 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 हर दफा एक नए नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे 7 है, सेकंड पे भी 14 है, थर्ड पे 21 है। ये सारी पोजीशन जो है ये 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे नंबर आते हैं। अब मैंने 25वां नंबर ढूंढना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो 25 × 7 वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 175। तो अगर आप बात को अंडरस्टैंड करें तो पहले आपने अपनी टर्म्स लिख लेनी है, जितनी भी आपकी टर्म्स है। लिखने के बाद उनको पोजीशन दे देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। आपने सबको एक एक पोजीशन अनाउंस कर दी। अब देखिए उनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। एक तरीके का तो ये है कि आप एक एक करके 25वें तक सारा सॉल्व करें। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली ढूंढ लें कि यहाँ पे आपके पास रूल क्या काम कर रहा है। ये 7 है, 7 1s are 7, ये 7 2s are 14, ये 7 3s are 21। तो अगर मुझे 25वीं पोजीशन पे फाइंड आउट करना है तो मुझे 7 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 175। तो ये हमारे पास बन जाता है पोजीशन टू टर्म रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम टर्म टू टर्म भी पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, पोजीशन टू टर्म भी स्टडी कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। 4 9 14 19 रूल के अकॉर्डिंग पैटर्न देखें। 4 और 9 में क्या रिलेशन है? 4 में अगर आप 5 ऐड करें तो 9 हो जाता है। 9 और 14 में क्या रिलेशन है? 9 में 5 ऐड करें 14 आ जाता है। 14 में 5 ऐड करें 19 आ जाता है। ये 5 ऐड करने का पैटर्न चल रहा है, तो अगले नंबर होंगे 24 29 34। तो यहां पर आपके पास पैटर्न चल रहा है +5 का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 8 16 32 64। क्या रिलेशन बन रहा है? 8 और 16 में रिलेशन ये है कि 8 + 8 भी 16 होता है, 8 × 2 भी 16 होता है। तो या ये +2 का पैटर्न है या ये ×2 का पैटर्न है। अच्छा, 16 में अगर आप 8 ऐड करें तो 24 बनता है। इसका मतलब ये +8 वाला पैटर्न नहीं है। तो हम इसे करके देखते हैं। 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32s are 64। इसका मतलब ये ×2 का पैटर्न है। तो हमने 64 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 128, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 256, उसको 2 से करना है 512, उसको 2 से करना है 1024। तो इस पैटर्न से हम नंबर्स को, अगले नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ ज्यादा बड़े नंबर आ गए। 78,125, 15,625, 3,125। नंबर्स लगातार कम हो रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, ज्यादा सारे कम हो रहे हैं। तो यहां पर या तो ये माइनस हो रहे हैं या ये डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके पैटर्न को देखें, ये माइनस वाली सिचुएशन नहीं लगती, क्योंकि 78,000 से 15,000 पे आया है और 15,000 से 3,000 पे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड हो रहा होगा। तो 78,125 को किससे डिवाइड करें कि ये आएगा? आप इसको इससे डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब 5 से डिवाइड हुआ है। इसको 5 से डिवाइड करें तो ये आता है, इसको 5 से डिवाइड करें तो 625 आता है, इसको 5 से डिवाइड करें तो 125 आता है, और इसको 5 से डिवाइड करें तो 25 आता है। यानी कि यहां पे पैटर्न क्या है? 5 से डिवाइड करने का। नेक्स्ट है 122 111 189। कर क्या रहे हैं? 122 से 111 आप कम हो रहे हैं, तो माइनस है, ये डिवीजन है। तो 122 को अगर आप 2 से भी डिवाइड करो ना तो ये 111 नहीं आता, ये माइनस का रूल है। तो यहाँ पे 11 माइनस हुआ, ये आ गया, फिर 11 माइनस हुआ, ये फिर 11 माइनस हुआ, तो ये
तो इस तरह आपने फर्दर 11 माइनस करते जाना है, तो आपके पास अगले नंबर जो है वो आते चले जाएंगे। तो पैटर्न किसका चल रहा है? -11 का। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या चेक करना होता है कि कौन सा पैटर्न जहां पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। आवर नेक्स्ट पोर्शन इज अलजेब्रा। अब हमने अलजेब्रा करना है। अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जिसे हम खामखा अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं कि शायद ये कोई मुश्किल चीज है। मुश्किल इसलिए कि एक क्लास में दिलचस्पी से नहीं किया, दूसरी क्लास में उससे एडवांस बातें आई, बेसिक नहीं आती थी, मुश्किल लगेंगी। तो अब हम जरा बेसिक से ही से लेकर चलते हैं ताकि हमें ये कहीं भी मुश्किल ना लगे। तो अलजेब्रा एक आसान सी चीज है। मैथ में दो चीजें होती हैं, अरिथमेटिक्स होते हैं, अलजेब्रा होता है। फर्क यह है कि अलजेब्रा के अंदर आपके पास अननोन क्वांटिटीज भी होती हैं। अरिथमेटिक्स में आपके पास जस्ट नॉन क्वांटिटीज होती हैं। मैं कहता हूं 4 + 2 = 6। आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। मैं आपको कहता हूं 6x + 3y = 124। यह चीज आपको जरा अजीब सी लगेगी क्योंकि x और y को आप नहीं समझते उस लिहाज से। तो अननोन क्वांटिटीज आएंगी तो वो आपके पास अलजेब्रा बन जाएगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा की टर्म अरेबिक लैंग्वेज से आई है। बन गया एमसीक्यूज के अलजेब्रा इज द वर्ड अलजेब्रा कम्स फ्रॉम रोमन, इटालियन, लैटिन, अरेबिक। द राइट आंसर विल बी अरेबिक। वर्ड था अलजब्र जिसका मतलब है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। तो आपने ये तीनों चारों एमसीक्यूज याद कर लेने कि किस लैंग्वेज से आया है, वो वर्ड कौन सा था और इसका मीनिंग क्या है। इस वर्ड को पहली दफा यूज किया मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिसाबुल जबर वल मुकाबला। आपने किताब का नाम भी एमसीक्यू के लिए याद कर लेना है। साल था 825 AD। इनको हम फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। तो ये सारे का सारा बॉक्स रिच है, भरा पड़ा है एमसीक्यूज से। तो आपका पेपर मेरे ख्याल में तो एमसीक्यूज में ही आना ना, तो आप लोग इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे। तो ये आपके पास अलजेब्रा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर हम आते हैं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ नॉन क्वांटिटीज हैं, कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं, तो उनको हम अलजेब्रिक फॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, अलजेब्रा को समझने के लिए हम डायरेक्टली जाते हैं किसी अच्छी सी एग्जांपल पर ताकि आप अलजेब्रा को समझ सकें। तो यहां पर आपके पास ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 - y = 4। अब 3 - y = 4। अब आपको यहां पर 4 का मतलब पता है, 3 का मतलब पता है, आपको इनकी वैल्यू पता है। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी टर्म्स जिनकी आपको वैल्यू पता हो उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यू हमें ना पता हो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल ढूंढने हैं। इसमें तो y है, यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है, यहां पर m है, यहां पर x है, यहां पे हमारे पास g है, यहां पे s है। तो वेरिएबल्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। नेक्स्ट है यूज लेटर्स इंस्टेड ऑफ सिंबल्स इन ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। आप लेटर लिखें, आप a b c x y z कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के लेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये शो करने के लिए कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में आपने एक चीज तो सीख ली कि दो तरह की चीजें होती हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, नॉन वैल्यूज और अननोन वैल्यूज। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, कोएफिशिएंट्स का, एक्सपोनेंट्स का और सिंबल ऑफ ऑपरेशंस का। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है 5x की पावर 3 - 6। यहां पर आपको 6 की वैल्यू पता है, इसे आप कांस्टेंट कहेंगे। वैसे तो 5 की वैल्यू भी आपको पता है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। दिस विल बी नोन एज कोएफिशिएंट। इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ये जो x है ये वेरिएबल है, ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट है, इसे आप पावर भी कहते हैं। आप यहां पे इसे एक्सपोनेंट कह रहे हैं। और ये जो माइनस का साइन है इसे आप ऑपरेशन कहेंगे। ये आपके पास ऑपरेशन है या ऑपरेटर है। तो कितनी तरह की चीजें होगी? ये आपके पास 5 तरह की चीजें होगी। वेरिएबल और कांस्टेंट आप पीछे भी सीख कर आए हैं, 2 बातें तो वो होगी। तीसरा, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है, उसके ऊपर पावर आ रही है और 2 टर्म्स के दरमियान
ये एक सिंबल आ रहा है जिसे हम ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो वेरिएबल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन वेरी और चेंज, जो कि वेरी कर सकती है, जो बाय टाइम चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप ऊपर लिख रहे हैं वो वैल्यू को, तो वो आपके पास उसकी पावर कहलाएगी, या फिर वो उसका एक्सपोनेंट कहलाएगी, या इंडेक्स कहलाएगी। टर्म्स क्या होती हैं? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ सिंबल जिन क्वांटिटीज को सेपरेट कर रहे होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। जिस तरह 4a प्लस 9b माइनस c प्लस 2, इनमें जो आपके पास 4a है, 9b है, c है और 2 है, ये चारों टर्म्स हैं। इनमें से 2 जो है ये कांस्टेंट है, c वेरिएबल है, 9b में b तो वेरिएबल है, 9 कोएफिशिएंट है, a वेरिएबल है, 4 कोएफिशिएंट है। हमने कहा कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में फर्क ये होता है कि कांस्टेंट अकेला नंबर आता है, कोएफिशिएंट जो होता है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा होता है। अब यहां पे हमारे पास ये जो टर्म्स होंगी ये दो तरह की होंगी। कुछ टर्म्स हमारे पास लाइक होंगी, कुछ अनलाइक टर्म्स होंगी। ये क्या होती हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स? अगर दो टर्म्स के वेरिएबल सेम हैं और उनके एक्सपोनेंट भी सेम है तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे, और अगर फर्क है तो अनलाइक कहेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं, 3x 4y 5x, तीन टर्म्स हैं। 3x 5x ये एक जैसे वेरिएबल रखते हैं तो ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं। 4y जो है वो अनलाइक है। 5a स्क्वायर 2a 3a स्क्वायर, इनमें से दो के पास a स्क्वायर है, तो हमने कहा दो चीजें सेम होना जरूरी है, वेरिएबल भी और उसकी पावर भी, उसका इंडेक्स भी, उसका एक्सपोनेंट भी। तो ये वाली जो दो चीजें होती हैं ये अगर सेम है तो वो आपके पास लाइक टर्म्स हैं। तो 5a स्क्वायर और 3a स्क्वायर आपके पास लाइक टर्म्स हैं, जबकि 2a जो आपके पास है वो अनलाइक टर्म है। तो आपने ये फर्क भी ज़हन में रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है राइट द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसकी टर्म्स क्या है? 4a 5b। इसकी टर्म्स क्या है? 4y 3x 4। आपने सिंबल्स को नहीं टच करना, वो ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। x वेरिएबल है, 2 उसका एक्सपोनेंट है और 3 कांस्टेंट है। 7 कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल है, 3 आपके पास एक्सपोनेंट है, प्लस का साइन ऑपरेटर है, z वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। अच्छा, इनके हमने लिखने हैं एक्सप्रेशन 3a माइनस 2b, तो आप कैसे इकट्ठा लिख देंगे 3a माइनस 2b, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। पहले आपने दरम्यान में कॉमा लगाया हुआ था जो इस बात को शो करता है कि ये अलग अलग टर्म्स हैं। अच्छा, लिस्ट आउट दी लाइक टर्म्स, हमने इनसे लाइक टर्म्स ढूंढनी है। 7a और 5a और a ये एक जैसी आपके पास टर्म्स हैं, ये एग्जैक्टली एक जैसी हैं। अच्छा, ये जो a बटा 3 है ये एक्चुअली है क्या? ये है 1 डिवाइडेड बाय 3a, तो इसके साथ भी a आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपके पास लाइक टर्म ही है। p3 q स्क्वायर, p स्क्वायर q3, q स्क्वायर p3, p3 q स्क्वायर। हमने वो ढूंढना है जिसमें p के पास क्यूब हो, q के पास स्क्वायर हो, तो ये तीनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, ये आपके पास अनलाइक हैं। xy y xy x xy 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 ये आपके पास लाइक टर्म्स आ गई। तो इस तरीके से आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स को फाइंड आउट करना है। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? भाई, आपके पास अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद वेरिएबल की आपको क्वांटिटी दे दी जाए तो उसको कहते हैं इवैल्यूएट करना। जिस तरह आपके पास है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई जी, अगर इसमें x की वैल्यू 1 हो, y की -2 हो, z की -3 हो, तो क्या आंसर आना चाहिए? अब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे। हम एक अपनी तरफ से फर्जी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो हम एक सपोज करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है xy प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अगर यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हम इसे सॉल्व करते हैं। x की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, प्लस 2 x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू 3 प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होगा, 2 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12
और नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9। तो अब आप इनको जमा कर लें, 6 + 12 18, 18 + 9 27, 27 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इवेल्युएशन वाली बात भी समझ भी आ गई होगी कि हमने जस्ट क्वांटिटीज पुट करनी होती हैं और बाकी सिंपल होता है। अच्छा, ये पेज रिपीट हो रहा है इस बुक में। नेक्स्ट पे आते हैं, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू फॉर वेरिएबल्स टू इवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन। आपने करना क्या है कि ये आपके पास पहला क्वेश्चन है 3x + 2y। y की वैल्यू उन्होंने दे दी है 3y + 2y, y की वैल्यू 5 दे दी है। करके देख लेते हैं, 3y + 2y, अगर y की वैल्यू 5 हो तो हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो ये हमने उसकी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी, तो ये आपके पास हो गया 15 + 10 और आंसर आ गया 25। तो आपने इस तरीके से इनको सॉल्व करके देखना है। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन p = 2, q = -3 और जो आपके पास s है वो = 5 है। किसी एक को करके देख लेते हैं। आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है p, हम इसको कर लेते हैं q + s = pq + ps। अब आपने सिंपली करना है क्या, वैल्यूज पुट करनी है। p की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2, q की जगह उसकी वैल्यू -3 और s की जगह उसकी वैल्यू 5। pq को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, प्लस p को हमने मल्टीप्लाई करना है s से, यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है s यानी कि 5 से। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, -3 + 5 ये आपके पास हो जाएगा +2, क्योंकि एडिशन का रूल आपको पता है, आपने बड़े नंबर की जो सिंबल है वही यूज करना है। 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 और प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा -6, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 + 2 × 2 प्लस का 4 और 10 - 6 प्लस का 4। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अगर आपने मुख्तलिफ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, करेंगे क्या। सिंपल रूल ये है कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो हम कोई 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। जिस तरह के पहला क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द सम। आपने करना क्या है, आपने जमा करके देखना है 3 वैल्यूज को। तो 3 वैल्यूज हैं आपके पास 6ab, 3ab, 2ab, इनको जमा करें, आंसर आ जाएगा 11ab। यहां तक तो सिंपल था। x² 4x और 2y को आप जमा करें। अब देखें x² और 4x² का आपके पास जो ये लाइक टर्म्स हैं, जब आप इनको जमा करेंगे तो किस तरीके से करना है, एक है आपके पास x², एक है आपके पास 4x²। तो ये आपके पास x² तो x² ही रहेगा, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट है ये आपस में जमा हो जाएंगे। ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना लगाओ उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो 1x² + 4x² आपके पास 5x² हो जाएगा। जो 2y है वो इसमें जमा नहीं हो सकता, तो आप बस ऐसे लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5x² + 2y। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल है -4xy, -2xy और -xy। आपने इनको जमा करना है, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, -4xy, -2xy, -xy। अब आप इनको जमा कर रहे हो तो आपने जमा करने के लिए दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। प्लस के साइन से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी माइनस में है। तो -4 और -2 -6, -6 और -1 -7, आंसर आ जाएगा -7xy। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ -4x -3y। इसमें आपने जमा क्या करना है, -6y + x। तो आप करेंगे क्या, इन्हें पहले इकट्ठा लिखेंगे, -4x -3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6y प्लस 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 होगा, ये आपके पास x आ जाएगा। अब आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेना है, -4x + x और -3y और -6y। एडिशन आपको पता है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये आपके पास -4 है, ये प्लस का 1 है। जब आपके पास एक वैल्यू माइनस की हो, एक वैल्यू प्लस की हो, तो आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देना है और सिंबल बड़ी वैल्यू का लगा देना है। तो ये आपके पास आ गया -3x। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं,
इसका मतलब यह है कि आपने दोनों को जमा करना है। 6 + 3 9, तो ये आपके पास 9y आ जाएगा और सिंबल उनका उनके साथ लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3x - 9y। अच्छा, अगर आपको फिर भी समझने में थोड़ा इशू आ रहा हो तो अब हम इसको जरा एक अलग से करके देख लेते हैं। मैं करता हूं 2x - 4x, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है। जब दो मुख्तलिफ आपके पास वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपने बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है और सिंबल बड़ी वैल्यू का लगाना है। ये आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है। अब जब मेरे पास दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है और सिंबल आपने साथ बड़ी वैल्यू का लगा देना है। इसका आंसर +2x आ गया। तो यहां पर आप फर्क देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं दो वैल्यूज को जमा कर रहा हूं और दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो मैंने दोनों को सिंपली जमा ही करना है और साइन उनका साथ उनके लगा देना है। ये इनका आंसर आ जाएगा। और अगर दोनों वैल्यूज मेरे पास जमा की हैं, प्लस का 2x है और प्लस का 4x है, मैं इनको जमा करूंगा 2 4 6x आ जाएगा और साथ सिंबल उनका इस तरह आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को जमा करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो कहते हैं when all the like terms are not with the same sign then add them like integers with different signs। जिस तरह आप इंटेगर्स को जमा और तफरीक करते थे वैसे ही आप इनको जमा और तफरीक कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल एडिशन। अब देखें, पेपर में आपको वहां पर किसी ने भी नहीं कहना कि वर्टिकल एडिशन करें, आपको यही कहना कि एडिशन करें। तो चाहे आप इनको इस तरह ऐड कर लें चाहे इस तरह कर लें, दोनों तरह से ठीक है। यानी कि मैंने करना है 12x और उसमें ऐड करना है -4x को, तो मैं लिखता हूं 12x प्लस लिखता हूं साथ लिखता हूं -4x। मैं इसको सॉल्व करता हूं, आंसर आ जाता है 8x। ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल तरीका। मैं अगर इसको वर्टिकल तरीके से करूं तो 12x के नीचे मैंने जमा करना है किस वैल्यू को, -4x को, ये जमा करना है। तो जब दो मुख्तलिफ सिंबल्स होंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करके हमने सिंबल बड़ी वैल्यू का लिख देना साथ, तो +8x विल बी दी आंसर। दोनों सूरतों में आंसर 8x ही आ रहा है। तो एक तरीका हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। अब जिस तरह यहां पे है, कहते हैं जमा करें 4ab + b² में ab + 2b² - 2। अब आपने ध्यान रखना है ab के साथ ab वाली वैल्यू को जमा करना है, b² के साथ b² वाली को, और जो आपके पास डिफरेंट वैल्यू हो उसको अलग ही लिख लेना। तो ये आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2x 7y - 3 -4x + y + 2 3x - y - 6। आपने तीन वैल्यूज को जमा करना है। आप पहली में दूसरी को, दूसरी में तीसरी को जमा करेंगे, तीनों को इकट्ठा लिख लिया। अब x वाली सारी इकट्ठी लिख दी, y वाली इकट्ठी लिख दी, कांस्टेंट इकट्ठे लिख दिए, तो आप अब इसे सिंपली जमा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई एडिशन ऑफ अलजेब्रिक वैल्यूज। अब सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि जब आप एक अलजेब्रिक वैल्यू में से दूसरी अलजेब्रिक वैल्यू को माइनस करते हैं तो आप दूसरी वैल्यू के सारे सिंबल चेंज कर देते हैं। आपको बताते हैं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5ab में से -ab। ये तो पहले ही आपके पास लिखा हुआ है, आपका आंसर आ गया 4ab। यहां तक तो ठीक है। सब्ट्रैक्ट -3x + 4x फ्रॉम -7x। तो मैंने -7x में से माइनस करना है -3x को + 4x को। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ये -7x माइनस, अगर ये अंदर सॉल्व होता है 4 में से 3 को माइनस कर दें, ये +x का एक ही बचेगा। नेक्स्ट है -7x माइनस प्लस माइनस और x साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा -8x। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3x + 4y - z। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5x + 6y + z। यहां पर अब एक बात ध्यान से देखें, इसमें से आपने इसे माइनस करना है। आपने पहले ये लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाकर ये लिखना है। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो पहली जो एक्सप्रेशन है उसको वैसे का वैसे लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाकर अगला एक्सप्रेशन लिखना है और उसके साइन उलट कर देने हैं। इसके साथ अंदर प्लस था बाहर माइनस है, इसके साथ प्लस है बाहर माइनस है, इसके साथ बाहर माइनस है अंदर माइनस है बाहर प्लस है। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे और इस तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के रूल्स आ गए। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन क्या होती है? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में उन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करें इसको इसमें से। ध्यान रखें, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। सब्ट्रैक्ट दिस
फ्रॉम दैट, यानी कि पहले चीज को दूसरी में से माइनस करना है। तो आपने जिस में से माइनस करना है उसको पहले लिखना है, जिसको माइनस करना है उसको, यानी कि मैं आपको कहता हूं ना सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो उसका मतलब 7 में से 2 को माइनस करना है। तो यहां पर सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस आपने ये लिख लेना। जब आपने लिख लिया तो अब आपने इनके नीचे साइन चेंज कर देना, माइनस वालों को प्लस कर देना, प्लस वालों को माइनस कर देना। तो ये हमने सबट्रैक्शन करते हुए ये वाली चीज करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे एडिशन और सबट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे आपके पास एडिशन और सबट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो आपने इससे पहले भी की है, तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी चीज को कर लेंगे। जिस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, एल माइनस एम माइनस एल प्लस एम, मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूं। एल माइनस एम माइनस एल प्लस एम, कहते हैं इसे सिंप्लीफाई करें। तो हम करते हैं एल माइनस एम, माइनस से अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस एल माइनस प्लस माइनस एम। ये प्लस का एल है, ये माइनस का एल है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि प्लस के 2 में से -2 काट दें, वो 0 रहता है, इनसे भी 0 रह जाएगा। ये माइनस का एम है, ये भी माइनस का एम है, तो ये तो नहीं कटेंगे, ये -2m हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को, अगर वो हो रहे हो तो। एक आध और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3a माइनस 2a माइनस सी प्लस ab। इसको सिंप्लीफाई करें, करते हैं। 3a माइनस 2 अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, माइनस माइनस प्लस 2 को c से मल्टीप्लाई करें 2c प्लस ab। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लाइक टर्म्स हो सकती हैं। तो 3a में से 2a को माइनस करें, a रह गया। नेक्स्ट जो है वो आप वैसे का वैसा लिख देंगे, a प्लस 2c प्लस ab। तो इस तरीके से आप ये वाले एक्सप्रेशन सॉल्व करके देख सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। ये एक जरा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आ गया। 4x प्लस, ये आपके पास करली ब्रैकेट है, z माइनस वाई प्लस x माइनस 3x प्लस z, और इसके ऊपर विंकुलम आ गया जिसे आप बार भी कहते हैं। अब आपको तरतीब पता है कि पहले आपने विंकुलम करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर आपने स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट करनी है, यानी कि छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। पहले ये करना है ना 3x प्लस जी, तो 3x प्लस जी को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये आपके पास जो माइनस का साइन इसके शुरू में आ रहा है वो इसके सिंबल चेंज कर देगा, 3x भी माइनस का हो जाएगा और z भी माइनस का हो जाएगा। ये सबसे पहली चेंज है। दूसरी चेंज है आपने करना है छोटी ब्रैकेट को, इससे ऑनवर्ड यहां तक ये सारा सॉल्व करना है। अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाली जो चीजें हैं उनके सिंबल चेंज नहीं होंगे। आप उनको सिंपली लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो x माइनस 3x को जब आप करोगे वो -2x रह जाएगा, तो आप इसे वैसे का वैसे बाहर ले आए। अब आपने करनी है इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर जो लाइक टर्म्स है, ये z है, ये माइनस z है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपने करली ब्रैकेट करनी है, और करली ब्रैकेट के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट करनी है। तो आपको ऑर्डर पता होनी चाहिए, आपको तरतीब पता होनी चाहिए कि आपने किस तरतीब से मुख्तलिफ चीजों को सॉल्व करके देखना है। तो ये था हमारे पास कि हम इनको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को, और हमने इनसे इनको सिंप्लीफाई करके देखना है। तो आज की इस लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो इसमें एक हमने नंबर पैटर्न स्टडी किए हैं जो टर्म टू टर्म रूल के अकॉर्डिंग भी थे और पोजीशन टू टर्म रूल के अकॉर्डिंग भी थे। पेपर में आपसे दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। फिर अलजेब्रा की हिस्ट्री थी कि किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहां से आया है और इसका मतलब क्या है। एक सेंटेंस से क्या मुराद होता है, ये हम यहां पे सीखते हैं कि एक सेंटेंस हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। स्टेटमेंट जो होते हैं ये एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज होती है जो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट वेरिएबल का मतलब है कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं अपने सिलेबस में, तो ये हमारी इस समरी में काउंट हो जाएंगी। रिव्यू एक्सरसाइज में हम कुछ एमसीक्यूज करके देखते हैं। इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड और अनचेंजेबल वैल्यू इज कॉल्ड, ऐसी वैल्यू जिसको चेंज ना किया जा सके, जो चेंज ना होती हो, तो फिक्स्ड है तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। अगर चेंज हो सकती हुई तो हम उसको वेरिएबल कहेंगे। अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज डैश आर डिफरेंट। आपके पास कौन सी टर्म्स हैं जिनको आप अनलाइक कहोगे? क्या उनके कांस्टेंट डिफरेंट होने चाहिए कोएफिशिएंट, या फिर उनके वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए? तो एक्चुअली उनके वेरिएबल डिफरेंट होंगे। यानी कि मैं लिख देता हूं
4x 3x 3y, इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं जिनके वेरिएबल सेम है? तो ये लाइक है और ये वाली अनलाइक है। आपने 3 को मैच नहीं करना, आपने x को x के साथ मैच करना। मैं साथ एक और वैल्यू लिख देता हूं 2x², क्या ये इसके साथ मैच हो रही है? नहीं। जहां तक ताल्लुक है वेरिएबल के सेम होने का, वो भी होना चाहिए और उसके साथ इसका एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स और पावर भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद है इन 3x² एंड 2, इसमें 2 क्या है? इन 3x² में 2 क्या है? तो 2 यहां पर ऊपर है पावर के तौर पर, तो इसे आप एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर कहेंगे, ये राइट आंसर बन जाएगा। अगर a की वैल्यू 1 हो, b की 2 हो, तो इसको सॉल्व करें, आपने सॉल्व करके देखना। अगर x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 2 हो, तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है। चलो इसे कर लेते हैं। आपने 3x² y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x² y, 3 को वैसे का वैसे लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, और y की वैल्यू है 2। अब आपने इसे सॉल्व करना है। 3 स्क्वायर होता है 9 और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2। 3 मल्टीप्लाई 9 आपके पास आ जाएगा 27, 27 मल्टीप्लाई 2 54, तो 54 आपके पास राइट आंसर आ गया और ये आपका राइट आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जबकि हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।